हम कहना चाहते हैं कि जहां पर आप नहीं मानोगे कि सांप भी होते हैं, वहीं सांप घुस गए हैं। अब ये तो बहुत बड़ी बात है ना। अब जहां पर सांप नहीं होने चाहिए, वहां सांप चले जाएं, तो इसका मतलब खतरा तो ज्यादा है ना। हमारे बिलियनियर जो हैं, उनको आप एक तरह से जूनियर सोरस समझ सकते हैं। जो जॉर्ज सोरस है, माना गया है ऐसे बड़ा लेफ्टिस्ट है, इंडिया के अगेंस्ट है। अब उसने उसने उसको सपोर्ट करने के लिए अपने बिलियनियरी, जिनके पास सोरस से ज्यादा पैसा है, जो हमारे बिलियनियर हैं उनके पास सोरस से ज्यादा पैसा है, लेकिन वो सोरस के पीछे पीछे जा रहे हैं। जैसे कि वो बड़ा आदमी है, हम उनके छोटे भाई हैं। वो अडानी को क्यों कर रहे हैं, रिलायंस को क्यों नहीं कर रहे, महिंद्रा को क्यों नहीं कर रहे, टाटा को क्यों नहीं करे? क्योंकि उन लोगों ने हार्वर्ड जैसे लोगों को फंडिंग दे रखी है, एक तरह की रिश्वत मांगी। अडानी ने ऐसा फंडिंग नहीं दी, अडानी ने ऐसी फंडिंग नहीं दी अभी तक। अब वो लोग जो अमेरिका वाले लोग हैं, वो वहां एक तरफ से तो उसकी निंदा कर रहे हैं, उसको अटैक कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ से हार्वर्ड जैसे लोग चुप चुप के जाके कह रहे हैं कि देखिए, हमको आप फंडिंग दे दी, हम चुप करवा देंगे सारा कुछ। अब ये तो गलत बात है ना। चाइना के बिलियनर हैं, वो चाइनीज गवर्नमेंट के साथ मिलकर ही फंडिंग देते हैं, अलग नहीं फंडिंग देते। कोई ऐसा नहीं कि मैं अपना नाम मेरा नाम मैं महिंद्रा हूं या पीरामल हूं या ऐसे हूं, मेरा नाम बढ़ जाएगा, मैं अपने आप ही कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। कि मीडिया अब ये है, जो अब ये अमेजॉन है। अब अमेजॉन ने पिछले 2-3 दिन हुए, एक आदमी की जो किंडल में बुक थी, किताब थी मोदी के बारे में, उसको बैन कर दिया, निकाल दिया कि ये हिंदुत्व के बारे में है। अब अमेजॉन का क्या मतलब है? अब अमेजॉन में तालिबान के भी बारे में है, अल कायदा के भी बारे में है, हिटलर के भी बारे में है, सब दुनिया की तरह की पुस्तकें मिलती हैं। अब ये क्या बात होगी कि जो मोदी के बारे में उसको बैन करेंगे? ये जो भरतनाट्यम है वो क्रिश्चियन नाट्यम बन गया, उसमें जीसस और मेरी की कहानी बताई जा रही है। हाँ, राम की नहीं बताई जा रही, कृष्ण राधा की नहीं बताई जा रही, वो जीसस और मेरी की कहानी आपके नाटक के साथ, आपके कपड़े डाले हुए हैं, आपकी ज्वेलरी डाली हुई है, आपके गहने, जो ग्रामर है, स्टाइल है, तबला चबला सब म्यूजिक, ये सब बिल्कुल भारतीय है, लेकिन जो कहानी है, जो नैरेटिव है, वो क्रिश्चियन हो गया है। नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं राजीव मल्होत्रा जी, यूएस से। राजीव सर को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बट फॉर्मेलिटी के लिए फिर भी बताना चाहूंगी। राजीव सर एक ट्रेन्ड फिजिसिस्ट हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं। ही इज वन ऑफ द मोस्ट अथॉरिटेटिव इंटेलेक्चुअल्स ऑन सिविलाइजेशनल स्टडीज. Sir is also a founder of Infinity Foundation, and he's also a one-man army. Sir की पहली book Treatise on Break India Forces was very viral. In fact, I think he was the first one who quoted Break India Forces, और उसके बाद everybody picked up that term, और फिर वो पूरा social media, national media ने उस पर बात करना तब शुरू किया. So he's basically what do you say? He's a starter in that way and a founder of that word. सर की जो एक नई बुक आई है, उसने इस वक्त तहलका मचा दिया है, बिकॉज उस बुक ने जिस तरीके से कंपाइल किया है सारे डॉक्यूमेंट्स को, आई मीन अपेंडिसेस से सिर्फ हंड्रेड्स ऑफ पेजेस में रन करते हैं। 812 पेजेस की वो बुक है, 23 चैप्टर्स विद थाउजेंड्स ऑफ रेफरेंसेस इन दैट. सो वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक स्टडीज जो आज की डेट में है, दैट इज स्नेक्स इन गंगा. सो बिफोर वी स्टार्ट एंड बिफोर आई वेलकम सर, I would request everybody to please get a hold of that book. इस तरीके की बुक जल्दी से नहीं आती हैं, because it has taken him almost like 10 years to research and write that book. So, sir, a very warm welcome on the show. Namaste, namaste. I'm so happy to be here. जी सर. सर, आपकी बुक स्नेक्स इन गंगा, गंगा तो एक बहुत पवित्र शब्द है, उसमें स्नेक्स कहाँ से आ गए? हाँ, तो यही तो बात है। ये बात हम कहना चाहते हैं कि जहां पर आप नहीं मानोगे कि सांप भी होते हैं, वहीं सांप घुस गए हैं। वहां पर आपको मालूम है कि सांप होंगे जंगल में, वहां तो सांप हैं ही, तो आपको पता है खतरा है, तो आप बड़े सावधान तरीके से वहां जाते हो जंगल में। लेकिन जब आप गंगा में स्नान करते हो, गंगा में रहते हो, तो फिर आपको ये शक नहीं है कि वहां भी शायद सांप हो, तो इसलिए सांपों का खतरा ज्यादा है। ने बहुत इनके ऊपर रिसर्च किया कि लेटेस्ट सांप है। पहले तो हमारी पुस्तक थी ब्रेकिंग इंडिया, उसमें हमने बताया था कौन लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन उस जमाने में ये जो थे लोग, ये मिशनरी थे या माओइस्ट थे, ये लोग आके ये आर्यन द्रविडियन को बीच में भेद कर रहे थे, गांव में जाके लोगों को कन्वर्ट कर रहे थे। पर ये जो ऊपर के लोग इलीट थे, जो बहुत पढ़े लिखे अच्छे अमीर घरों के होते हैं लोग,
जो बहुत इलिटिस्ट लोग हैं, उनके ऊपर नहीं उनका हमला था। गवर्नमेंट के अंदर नहीं जा रहे थे, वो इलीट मीडिया के ऊपर नहीं जा रहे थे, थिंक टैंक्स एकेडमिक में नहीं जा रहे थे, वो सिर्फ गांव में जा रहे थे। गांव में जाकर लोगों को कन्वर्ट करके उनमें भेद डाल के लड़ाइयां करवा रहे थे। तो ये ब्रेकिंग इंडिया थी 10-15 साल पहले। अब ये जो नई पुस्तक है ब्रेकिंग इंडिया 2.0, इसमें ये नई बात निकली है कि ये एक अलग तरीके के सांप हैं। ये अब थिंक टैंक में भी पहुंच चुके हैं। नीति आयोग जो सरकार की टॉप थिंक टैंक है उसमें पहुंच चुके हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में पहुंच चुके हैं, ये मिनिस्ट्रीज में पहुंच चुके हैं, HRD एजुकेशन मिनिस्ट्री में पहुंच चुके हैं, इंडस्ट्री में पहुंच चुके हैं, कॉर्पोरेट लोगों के अंदर आ चुके हैं, ये एकेडमिक आ चुके हैं। अब ये जो हमारे सबसे ऊंचे जो थिंकर्स हैं, जो उनके बेटे बेटियां हैं, जो सरकारी लोग हैं, वो हार्वर्ड जाते हैं, वो अशोका यूनिवर्सिटी जाते हैं, वो इस तरह की एलीट यूनिवर्सिटी जो टॉप यूनिवर्सिटी मानी जाती है वहां जाते हैं। वहां पर ये सांप पहुंच गए हैं, जहां पर पहले नहीं थे, वहां पर पहुंच गए हैं। और ये हमने पता किया है कि ये सांपों का जो अड्डा है या घोंसला है जिसको कहें, जहां पर सांप पैदा होते हैं, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। बहुत यूनिवर्सिटी है जहां पर ये काम होता है, पर हार्वर्ड का नाम इतना बड़ा है कि सांपों ने वहां पर अपना घोंसला बना रखा है, वहां पर थिंक टैंक है, वहां पर उनको ट्रेनिंग मिलती है। इंडिया के लोगों को भी वहां लाते हैं, ट्रेन करते हैं, उनमें जहर डालकर उनको वापस भेज देते हैं। अब वो जितने भी ये सांप यहाँ वहां घूम रहे हैं, इनका हार्वर्ड से कुछ ना कुछ रिश्ता नाता है। तो इसलिए हम इसको स्नेक्स इन द गंगा कह रहे हैं। मतलब हमारे गंगा में ही एक तरह से समझो सांप पहुंच गए हैं। और ये सांप कहाँ से पैदा हुए, कौन पैदा कर रहा है, क्यों पैदा कर रहा है, कौन इसकी फंडिंग कर रहा है, इसके बारे में ये पुस्तक लिखी है। जी सर, आपके बुक में एक बहुत अच्छा खासा वर्ड यूज किया हुआ है, क्रिटिकल रेस थ्योरी, जो कि वोकिज्म का दूसरा नाम है। तो ये वोकिज्म क्या है? और बिफोर आप उसको आंसर करिए, हार्वर्ड में क्यों? मतलब हार्वर्ड को क्या इशू है? हमने उनका क्या बिगाड़ा है? अगर मैं बात करूं तो लाइक तो क्यों और कैसे? ये दो अलग बातें हैं। एक तो आइडियोलॉजी क्या है क्रिटिकल रेस थियरी की और वोकिज्म की, क्या मतलब, वो तो फिलॉसफी की बात है, वो मैं बताना चाहता हूँ। और दूसरा है कि जो हार्वर्ड एक इंस्टीट्यूशन है एक, हाँ, तो उसमें वो क्यों इस पे इंटरेस्टेड है, ये दो अलग बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जो क्रिटिकल रेस थियरी है वो मार्क्सिज्म से निकली है। मार्क्सिज्म में कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो सोसाइटी होती है उसमें ऑप्रेसर जो लोगों को दबाते हैं और जो लोग दबे हुए हैं, जो दबाने वाले लोग हैं और जो दबे हुए लोग हैं, ये हर एक सोसाइटी में होते हैं। और ये इकोनॉमिक होते हैं, जो मतलब जिनके पास फैक्ट्रियां हैं, फार्मिंग है, वो तो लोग दबाने वाले हैं, और जो लेबर है, जो वहाँ काम करते हैं, वो दबे हुए हैं। ये उनकी इकोनॉमिक थ्योरी थी। उसमें रेस के बारे में, जाति के बारे में कुछ नहीं था, धर्म के बारे में कुछ नहीं था, रिलीजन के बारे में कुछ नहीं था। सिर्फ जो लोग इकोनॉमिक, जिनके पास ताकत है और जिनके पास ताकत नहीं है, वो थे जो फिर वर्ल्ड वॉर 2 में एक मार्क्सिज्म का नया दूसरा रूप निकला, जिसमें उन्होंने कहा कि मार्क्सिज्म में कल्चर का भी हाथ है। ये सोसाइटी में जो दबाने वाले हैं वो कल्चर को कंट्रोल करते हैं, नैरेटिव को कंट्रोल करते हैं, एजुकेशन को कंट्रोल करते हैं, रिलीजन को, इन चीजों को कंट्रोल करते हैं। और जो दबे हुए हैं उनका हाथ उनको कंट्रोल में नहीं है, तो उनके बारे में जो कुछ भी बुराइयां उनके बारे में करते हैं, तो उनका कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये कल्चरल मार्क्सिज्म कहती है, कल्चरल मार्क्सिज्म। तो ये नई तरह की मार्क्सिज्म निकली। अब ये फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कुछ यूरोप के जो बहुत बड़े माने हुए मार्क्सिस्ट थे, वो अमेरिका आए। कुछ कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आ गए और कुछ बर्कले में, कैलिफोर्निया बर्कले में आ गए। उन्होंने फिर उसको मार्क्सिज्म का एक नया रूप निकाला, उसमें रेस निकाली कि जो अमेरिका में जो व्हाइट लोग हैं ये दबाने वाले हैं, और जो ब्लैक लोग हैं, काले लोग हैं, वो दबे हुए लोग हैं। तो इसलिए वो क्रिटिकल रेस थ्योरी उसके बन गई। मतलब क्रिटिकल रेस थ्योरी बन गई एक मार्क्सिज्म का नया रूप, कि ये जो व्हाइट लोग हैं वो उन्होंने सारी अपनी देश को उन्होंने बनाया है। जितने भी स्ट्रक्चर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, कानून है, वो सब व्हाइट लोगों ने बनाए हैं, उनको तोड़ना चाहिए। जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें व्हाइट लोगों ने बनाया, जो वहां पर रिलीजन है वो भी व्हाइट लोगों ने बनाया। मतलब सारा कुछ जो सोसाइटी के जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सब व्हाइट लोगों ने बनाए हैं।
और ब्लैक लोगों को दबाने के लिए बनाए हैं, इसलिए सबको तोड़ना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप यदि व्हाइट हो, एक व्हाइट इंसान हो और आपने कुछ भी नहीं किया, आपने कुछ गलत काम नहीं किया, वो लोग क्रिटिकल रेस थ्योरी वाले कहते हैं तभी भी आप ही की गलती है, क्योंकि आपको व्हाइट फैमिली में, व्हाइट परिवार में जन्म हुआ, तो आपको जो व्हाइट वाले चीजें बनाई हैं व्हाइट लोगों ने, वो आपको फायदा हो रहा है। तो आपको कोचिंग अच्छी होगी, आपका स्कूल अच्छा होगा, आपके कपड़े अच्छे होंगे, आपकी भाषा अच्छी होगी, आपको 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 बातचीत करने का जो तरीका होगा वो अलग होगा। तो इसलिए ये सब आपके ही फायदे हैं, ये सब आपके कल्चरल एसेट्स हैं, इसको कल्चरल कैपिटल कहते हैं, कल्चरल एसेट कहते हैं। तो ये आपके पास है, चाहे आप माने ना माने, चाहे आपको जानकारी हो ना हो, ये फायदे आपके पास हैं। तो ये क्रिटिकल रेस थ्योरी ये मांगती है। और क्रिटिकल रेस थ्योरी जो थी, ये पहले तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, ये तो सिर्फ कोई प्रोफेसर लोग थे, मार्क्सिस्ट लोग थे, 1 2 4 10 यूनिवर्सिटीज में ऐसी बातें करते थे। लेकिन जब अब ये ब्लैक लाइव्स मैटर की बात हुई, जब ये जॉर्ज फ्लॉयड एक ब्लैक आदमी था, उसके अगेंस्ट कितना अत्याचार किया, व्हाइट लोगों ने, पुलिसमैन ने उसको कैसे मारा, ये तो बहुत गलत बात हुई। इससे सब लोग बहुत जागृति आई अमेरिका में, और कितने सारे व्हाइट लोग जो थे वो अपने आप गिल्टी मानना शुरू कर दिया कि हमारी जो कल्चर है कितनी खराब कल्चर है, हमारे जो पुलिसमैन है कैसे करते हैं। तो ये एक नई मूवमेंट शुरू हुई, ब्लैक लाइव्स मैटर। मतलब जो ब्लैक लोग हैं उनका जीव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो खतरे में है, उसकी देखभाल करनी चाहिए। तो जो व्हाइट लोग हैं वो भी ज्वाइन हो गया ब्लैक लाइव्स मैटर में। और उस वक्त जब ब्लैक लाइव्स मैटर में मूवमेंट में ये आंदोलन हुआ, सब लोग व्हाइट लोग भी ज्वाइन कर गए, तो उस वक्त क्रिटिकल रेस थ्योरी आगे बढ़ गई। तो क्रिटिकल रेस थ्योरी जब आगे बढ़ी तो सारी यूनिवर्सिटीज में क्रिटिकल रेस थ्योरी अब सिखाई जाती है। अब सिखाया जाता है कि जो कुछ भी व्हाइट लोगों ने किया वो गलती किया। अब उसमें क्रिटिकल रेस थ्योरी में पहले तो ब्लैक लोग ही थे, फिर मार्क्सिस्ट भी मिल गए। जब मार्क्सिस्ट भी मिल गए, लेफ्ट विंग वाले और ब्लैक जो एक्टिविस्ट थे वो सब जुड़ गए, तो फिर जो एक्टिविस्ट जो लेफ्टिस्ट थे उन्होंने मुस्लिम लोगों को भी, इस्लाम वाले एक्टिविस्ट को भी अंदर डाल दिया अपने साथ। अब ये क्रिटिकल रेस थ्योरी जो वोकिज्म है अमेरिका में, इसमें लेफ्ट विंग है, इसमें इस्लाम है, इसमें ब्लैक लोग हैं। अब ये तो होगी क्रिटिकल रेस थ्योरी अमेरिका की, वोकिज्म। अब आप पूछेंगे कि अब इसमें इंडिया का क्या वास्ता, हम तो ना ब्लैक हैं ना व्हाइट हैं, हमको क्या पता, हम इसके बारे में क्यों चर्चा करें। अब ये एक और कहानी बढ़ी। अब ये कहानी आगे बढ़ी, ये हार्वर्ड का काम है। हार्वर्ड ने ये काम किया कि जो दलित हैं, दलित एक्टिविस्ट को हार्वर्ड में बुलाकर उनको और जो हार्वर्ड के ब्लैक लोग हैं, ब्लैक बहुत माने हुए प्रोफेसर हैं हार्वर्ड में, इनको जोड़ा। हार्वर्ड ने अफ्रीकन अमेरिकन जो ब्लैक प्रोफेसर्स हैं, जो उनकी ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट है, उनको और दलित लोगों को जोड़ा और ये सिखाया कि जो दलित हैं वो इंडिया के ब्लैक्स हैं। मतलब दलित जो लोग हैं वो इंडिया के ब्लैक्स हैं, और जो नॉन दलित हैं, जो ब्राह्मण क्षत्रिय ये लोग हैं, ये वहाँ के इंडिया के व्हाइट हैं। मतलब ये उन्होंने ये क्रिटिकल रेस थ्योरी का एक और रूप निकाला इंडिया के बारे में, इंडिया के लिए ये नया रूप निकाला। इसको कहते हैं क्रिटिकल कास्ट थ्योरी। क्रिटिकल कास्ट थ्योरी के भी ये जो दबे हुए लोग हैं वो दलित हैं, जो दबाने वाले लोग हैं वो बाकी लोग हैं। और उसके साथ मुस्लिम भी आ गए कि हम भी दबे हुए हैं और हमको दबाने वाले हिंदू हैं, तो वो भी बात आ गई। ठीक है ना। अब ये जो है, ये मतलब जो इंडिया के माइनॉरिटी लोग हैं, कास्ट लोग के लोग हैं, माइनॉरिटी रिलीजन वाले लोग हैं, ये सब अब क्रिटिकल रेस थ्योरी में फंस गए। अब ये क्रिटिकल रेस थ्योरी वोकिज्म कहलाती है, और इंडिया में ये एक तरह की कास्ट में भेद और बढ़ा रहे हैं। जो पहले का भेद था वो था, अब उसको और भी बढ़ा रहे हैं, और ये भी एक लेटेस्ट ब्रेकिंग इंडिया बात बन गई है। अब इसी के लिए मोदी के ऊपर अटैक किया जा रहा है बीबीसी पे। हाँ, अब इंडियन इंडस्ट्री के ऊपर अटैक किया जा रहा है कि इंडियन इंडस्ट्री, जब देखिए इंडियन इंडस्ट्री जब अब सारी ग्लोबल लेवल पर पहुंच गई, इतनी बड़ी हो गई, तो उनको भी खतरा है कि भी अभी इतने ये इंडियन लोग आ गए, कहाँ से आए। आईआईटी के ऊपर हमला किया जा रहा है। एक पुस्तक निकली है जो आईआईटी को हमला कर रही है कि आईआईटी भी जो है वो दलित को और मुस्लिम को दबाने के लिए बनाया गया था। ये कहा जा रहा है कि आईआईटी एक ऐसी संस्था है, ऐसे इंस्टीट्यूशन है जहां पर ये जो अपर कास्ट लोग हैं ये उसको कंट्रोल करते हैं,
और उसके द्वारा जो दलित लोग हैं उनको दबा के रखते हैं। तो ये दलित को अप्रेस करते हैं, दलित को दबा के रखते हैं, उनके ऊपर अत्याचार होता है। यही आईआईटी का काम है। ये इसके बारे में ऐसी पुस्तकें लिखी जा रही है। तो इसका इंडिया के विरुद्ध बहुत ही पावरफुल चीज है। अब ये इन लोगों ने सिलिकॉन वैली में एक कंपनी है सिस्को, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की कंपनी है, उसके ऊपर केस चलाया कि वहां पर जो ब्राह्मण मैनेजर है वो दलित लोगों को अत्याचार करता है, उनको अप्रेस करता है। एक ब्राह्मण मैनेजर है, श्री एक है, उसके वो मेरे को जानता भी है, उसका मैं नाम नहीं देना चाहता, वो उसके ऊपर केस लगाया और सिस्को के ऊपर केस लगाया कि तुम लोग ये दलित लोगों के ऊपर ऐसे करते हो, और क्रिटिकल रेस थ्योरी के नाम पर उनके ऊपर केस लगाया। अब ये सिस्को को केस मानना, अब डिफेंड करना पड़ा है, वो तो कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने सारे सिलिकॉन वैली लोगों पर डर लगा दिया। अब उन लोगों ने जाके माइक्रोसॉफ्ट में वर्कशॉप की, कास्ट वर्कशॉप, कि भी कास्ट जो है तुम्हारे कंपनी में कास्ट है, तुम्हारे कंपनी में बहुत सारे ब्राह्मण आ गए हैं, ज्यादा ही ब्राह्मण आ गए हैं, हाँ ब्राह्मण क्षत्रिय ज्यादा आ गए हैं, दलित इतने नहीं है, अब आपको कोटा लगाना चाहिए। वहां पर वर्कशॉप हो रही है, ये फेसबुक में हो रही है, ये अमेजोन में हो रही है, एप्पल में हो रही है, ये सारी कंपनीज में जहां पर भी इंडिया के टेक्नोलॉजी वर्कर्स हैं वहां पर ऐसी चीजें हो रही हैं। अब ये जाके उन्होंने वर्ल्ड बैंक में एक कास्ट वर्कशॉप की है कि जब आप वर्ल्ड बैंक लोन देता है इंडिया को या किसी को भी देता है, तो आपको पूछना चाहिए कि ये जो लोन मिलेगा ये इस प्रोजेक्ट में कितने दलित होंगे, कितने ब्राह्मण होंगे, तो ये कोटा भी आपको रखना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आपको लोन नहीं देना चाहिए। अब ये भी चर्चा हो रही है, यूएन में भी चर्चा हो रही है, वर्ल्ड बैंक में भी चर्चा हो रही है, बाकी सारे जितने भी बैंक हैं, अमेरिका में जितने भी बैंक हैं, सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, सब में ये लोग आ रहे हैं, हार्वर्ड ने ट्रेन किया हुआ है, ये सब सांप वहां घुस रहे हैं। और इन सांपों का इतना खतरा है, और क्योंकि जो हमारे बिलियनियर हैं, हमारे पीरामल, अजय पीरामल, आनंद महिंद्रा, लक्ष्मी मित्तल, रतन टाटा, ये लोगों ने हार्वर्ड को फंडिंग दी हुई है। ये लोगों ने अपने नाम पर हार्वर्ड को फंडिंग दी है, या तो वो जानते नहीं या अनजानी है, क्या क्यों फंडिंग दी हमको नहीं मालूम, लेकिन ये बेवकूफी की बात है कि हमारे ही लोग जो इंडिया में धन प्राप्त करते हैं, इंडियन कंज्यूमर से, इंडियन पब्लिक से अपना धन प्राप्त करते हैं, वो अपना धन इंडिया में खर्चने के बजाय हार्वर्ड को पैसा देते हैं कि आप जाके इंडिया का सुधार करो। अब हार्वर्ड कौन है इंडिया का सुधार करने वाला? बीबीसी कौन है? वॉल स्ट्रीट जर्नल कौन है? उनका क्या हक है? हाँ, इनका कोई अधिकार नहीं है, कोई ये वॉशिंगटन पोस्ट का अधिकार नहीं है, कोई अमेरिकन सरकार का अधिकार नहीं है, कोई चर्च का अधिकार नहीं है, कोई हार्वर्ड का अधिकार नहीं, इन लोगों का अधिकार है ही नहीं हमारे को संभाले। ये तो हमारी बात है, जो हिंदुस्तान में अपनी इंटरनल बातें हैं, उसके लिए डेमोक्रेसी है, उसके लिए पॉलिटिक्स है, कोर्ट्स हैं, लॉ है, कानून है, तो इंडिया में ये सारा कुछ फैसला करना चाहिए, ये बाहर विदेशों में थोड़ा होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारे बिलियनर जो हैं उनको आप एक तरह से जूनियर सोरस समझ सकते हैं, जो जॉर्ज सोरस है, माना गया है ऐसे बड़ा लेफ्टिस्ट है, इंडिया के अगेंस्ट है, अब उसने उसको सपोर्ट करने के लिए अपने बिलियनरी, जिनके पास सोरस से ज्यादा पैसा है, जो हमारे बिलियनर है उनके पास सोरस से ज्यादा पैसा है, लेकिन वो सोरस के पीछे पीछे जा रहे हैं, जैसे कि वो बड़ा आदमी है, हम उनके छोटे भाई हैं, तो जो वो कर रहा है हम भी उसको सहायता देंगे। अब ये इंडियन बिलियनर ने भी ऐसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना शुरू किया है जो जॉर्ज सोरस सपोर्ट करता था एक जमाने में। तो ये बात बहुत ही सीरियस है जी सर, क्योंकि आपने सोरोस का मेंशन किया, एक नाम बड़ा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि अभी स्पेशली जो अदानी पे अटैक हुआ है हिंडनबर्ग, उसके साथ में उसमें नाम जोड़ा गया है उम्मीदयार, जिसको पर्टिकुलरली उन्हीं को जूनियर सोरोस कहा जाता है इंडिया में, जो कि मुंबई बेस्ड है, और दूसरा अजीम प्रेमजी। ये तो दोनों ये को बड़ा, देखिए, ये दोनों का हमने पहले इंडिया में लोग नहीं मानते थे, अब हमने ये जो स्नेक्स इन द गंगा है, इसके ऊपर चैप्टर 22 जो 50 पेज का चैप्टर है, ये उम्मीदयार के बारे में है। इसके ऊपर हमने उम्मीदयार का सब बताया है कि क्या क्या उसकी इंडिया में कंपनीज हैं, कितने उसने पैसा दिया है, लाखों करोड़ दिया है, और क्या क्या कंपनी उसने डिजिटल इकोनॉमी के लिए शुरू की है, इनका क्या मतलब है, क्या उनकी आइडियोलॉजी है। वो तो कह रहे हैं मैं विलेजेस में, गाँव में टेक्नोलॉजी लाऊंगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाऊंगा, डिजिटल लाऊंगा, इंडिया के जो स्टार्टअप है उनको मैं फंडिंग दे रहा हूँ, वेंचर कैपिटल दे रहा हूँ। बातें सब बड़ी अच्छी हैं, लेकिन कर भी रहा है ऐसे सब कुछ,
लेकिन उनमें एक आइडियोलॉजी भी है। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये लेफ्ट विंग एंटी इंडिया आइडियोलॉजी है, इंडिया को तोड़ने का षड्यंत्र है आइडियोलॉजी के साथ। अब ये जो काम कर रहा है, ये 5-10 मिनट में आपको नहीं समझा सकता, लेकिन इसके बारे में 50 पेज का हमने एक बहुत बड़ा चैप्टर लिखा है। उस बारे में एक पुस्तक भी निकालेंगे, क्योंकि जो हमने उम्मीदवार के बारे में रिसर्च की है, बहुत सारी रिसर्च है, उसके बारे में हम 1000 पेज भी लिख सकते हैं। और उम्मीदवार अकेला नहीं है, उम्मीदवार एक एग्जाम्पल हमने दिया, लेकिन ऐसे और भी हैं। और अजीम प्रेम जी के बारे में भी हमने लिखा है इस पुस्तक में। हमारी पुस्तक में अजीम प्रेम जी का नाम दिया हुआ है, और अजीम प्रेम जी ने एक दो मीडिया के बारे में, मीडिया एक तो यूनिवर्सिटी है उनकी, अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी है, और बाकी भी मीडिया को फंडिंग करने के लिए, लेफ्ट विंग मीडिया को फंडिंग करने के लिए उन्होंने एक दो योजनाएं शुरू की है, एनजीओ शुरू किए हैं। और ये जो हैं वहां पर अजीम प्रेम जी और भी उनके साथ मिले हुए हैं, कितने सारे, उनका भी हमने नाम दिया हुआ है हमारी बुक में, अजीम प्रेम जी और बाकी लोगों का भी नाम दिया हुआ है। ये लोग फंडिंग कर रहे हैं सारा ब्रेकिंग इंडिया के बारे में, और जो जर्नलिस्ट को ये लोग फंडिंग कर रहे हैं, उन्हीं जर्नलिस्ट ने ये बातें शुरू की हैं, क्योंकि वो अब चाहते हैं कि इंडिया के जो बिलियनियर हैं उनको भी अटैक किया जाए। अब ये तो बेवकूफ़ी की बात है कि कुछ बिलियनियर अब विदेश के साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ मिलकर बाकी बिलियनियर के अगेंस्ट भी अटैक कर रही है। अब अडानी भी इंडियन है, अजीम प्रेम जी भी इंडियन है, अडानी भी इंडियन है, अंबानी भी इंडियन है, महिंद्रा भी इंडियन है, सब है। तो इनको जुड़कर इंडिया की रक्षा करनी चाहिए, ये नहीं कि कुछ आधे लोग तो दूसरी तरफ मिल गए हैं। अब ये बहुत खतरे की बात है। कुछ लोग चाइना के साथ भी मिले हुए हैं, ये हमने बुक में लिखा है। चाइना से क्या खतरा हो रहा है, चाइना कैसे इसका फायदा उठा रहा है, ये भी हमने इस बुक में लिखा है। जी सर, एक इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है आपने क्योंकि ये जो बात हो रही थी, एक आपने टर्म यूज किया था, इक्वल अपॉर्चुनिटी वर्सेस इक्वल आउटकम। जी, आज की डेट में ऐसा दिखने में आ रहा है कि मतलब मुझे सबसे अच्छे डॉक्टर से इलाज कराना है, कोई ये नहीं बोलता कि मुझे दलित से कराना है, मुझे क्षत्रिय से कराना है, ब्राह्मण से कराना है। सो तो मुझे ये ये जो टर्म मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इसका मतलब भी क्या है। जब हम कहते हैं डाइवर्सिटी, एक्विटी एंड इंक्लूजन, DEI, ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट है। ये सारे मल्टीनेशनल्स में DEI, ये HR डिपार्टमेंट में एक DEI ऑफिसर होता है, वो भी हार्वर्ड ने निकाली ये बात, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये बात निकाली है, और सारे ये कंपनीज को कहा है कि आपको DEI ऑफिसर होना चाहिए। और ये जो DEI ऑफिसर, उसमें जो E है, इक्विटी, उसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। इक्विटी और इक्वालिटी अलग चीज है, दोनों अलग चीज है। इक्वालिटी तो ये होता है कि सब लोगों को इक्वल चांस मिलना चाहिए, सेम चांस मिलना चाहिए। अब जो रेस होगी, रेस में सबको सेम चांस होना चाहिए, जो जीत गया सो जीत गया। ये नहीं कि दलित को आगे भेजेंगे या क्रिकेट में उसको 10 रन फ्री मुफ्त के दिन मिल जाएंगे, ऐसे तो नहीं होता ना। ये नहीं होता कि हॉकी में एक गोल एक्स्ट्रा दलित को मिल जाएगा, मुस्लिम को मिल जाएगा, क्योंकि वो उनको चाहिए, तो उनको सहायता मिलनी चाहिए। ये ऐसे नहीं चलती है। जो आगे बढ़ेगा बढ़ेगा, मेहनत से, जो काबिल है, जिसका काम अच्छा है, वो आगे बढ़ेगा। हम इम्तिहान में भी आगे बढ़ेगा, जो आगे बढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। अब ये इक्विटी है, इक्विटी कहती है कि इक्वालिटी ठीक नहीं है। इक्वालिटी के साथ जो व्हाइट लोग हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जो ब्लैक लोग हैं पीछे रहते रह रहे हैं, और जो बाकी रिलीजन के लोग हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, और मुस्लिम लोग पीछे रह गए हैं। तो इसलिए इक्विटी होनी चाहिए, इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए। और इक्विटी का डेफिनेशन है कि जो आउटकम है, जो एडमिशन मिलती है, वो कोटे के हिसाब से मिलनी चाहिए, और जो नौकरियां मिलती है वो कोटे के हिसाब से मिलनी चाहिए। अब ये बात इंडिया में तो है ही, इंडिया में तो कोटा सिस्टम तो है ही। अब ये अमेरिका में भी आ रहा है, अब ये अमेरिका में आ रहा है, और ये माइक्रोसॉफ्ट इंडिया वाले जो ऑफिस है उसमें भी डालेंगे, गूगल वाला जो इंडिया में ऑफिस है, फेसबुक का है, एप्पल का है, अमेजोन का है, जितने भी ऐसे कंपनियां हैं, वो अब टाटा कंसल्टिंग सर्विस में, इन्फोसिस में, अजीम प्रेमजी की जो आउटसोर्सिंग है, इन सब के साथ मिलकर जुड़कर अब ये वो इक्विटी की बात, कोटा की बात इंडिया में ले आ रही है। और अब ये भी कहना चाहते हैं कि जो H1B वीजा मिलता है, जो इंडियन टेक वर्कर जो अमेरिका जाते हैं उनको वीजा मिलता है, अब वो कह रहे हैं, वो ये एक तरह की पिटीशन कर रहे हैं, अभी तक कानून नहीं बना, लेकिन वो पिटीशन कर रहे हैं कि वहां पर भी कोटा होना चाहिए। तो जब आप इंडियन एम्बेसी, US एम्बेसी या कॉन्सुलेट में जाएंगे अप्लाई करने के लिए अपना वीजा, तो आपको पूछा जाएगा, अभी तो नहीं पूछते कास्ट तो पूछते नहीं है, पूछना भी नहीं चाहिए, उनका क्या मतलब। तो अब ये कानून ये चेंज करने का ये डिस्कशन हो रहा है कि कास्ट का भी पूछना चाहिए,
ताकि ये ना हो कि हम ब्राह्मण ज्यादा ला रहे हैं और दलित कम ला रहे हैं। ये बात नहीं होनी चाहिए, हमको दलित को भी एक कोटा देना चाहिए। अब ये जब होगी बात, तो इसका मतलब भारत के अंदर जो पॉलिटिक्स है उसमें ये लोग घुस रहे हैं। भारत के अंदर जो लोगों को आपस में तोड़ फोड़ करने के लिए ये लोग घुस रहे हैं और मीडिया में जा रहे हैं कि मीडिया अब ये है जो अब ये अमेजॉन है। अब अमेजॉन ने पिछले 2-3 दिन हुए एक आदमी की जो किंडल में बुक थी, किताब थी मोदी के बारे में, उसको बैन कर दिया, निकाल दिया कि ये हिंदुत्व के बारे में है। अब अमेजॉन का क्या मतलब है? अब अमेजॉन में तालिबान के भी बारे में है, अल कायदा के भी बारे में है, हिटलर के भी बारे में है, सब दुनिया की तरह की पुस्तकें मिलती हैं। अब ये क्या बात होगी कि जो मोदी के बारे में उसको बैन करेंगे? ये उनका क्या हक है? उनका तो हक है ही नहीं ना, उनका ये अधिकार नहीं होना चाहिए। अब इंडियन गवर्नमेंट को इसके ऊपर इंक्वायरी करनी चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट को कहना चाहिए ये जो इंडियन लॉज है, इंडिया के कानून है, उसके विरुद्ध है, उसके अगेंस्ट है, हम ये बैन कर देंगे, आपकी कंपनी को बंद कर देंगे। अब ऐसे इंडियन गवर्नमेंट को स्ट्रांग डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। ये है इक्विटी और इक्वालिटी में अंतर, और इसका क्या नतीजा होगा ये बहुत बड़ी बात है। जी सर, मैं एक पर्टिकुलरली आपका ध्यान लेकर आना चाहूंगी, एक है सूरज येरगी जी। ये इस वक्त कास्ट सेंसस होना चाहिए अमेरिका में, जितने भी इंडियंस है इस मुहिम को आगे लिए चले हुए हैं। जी, अब ये अभी देखिए, जो इंडियंस है उनका कास्ट मेरे ख्याल से अमेरिका में कभी किसी ने नहीं पूछा होगा शायद, मतलब जहां तक मैं जानती हूँ, बट ही वांट्स अ कास्ट सेंसस इन अमेरिका ऑफ इंडियंस। हाँ वो जी सर। ऐसे कर रहे हैं। एक तो सूरज जंगले हार्वर्ड केनेडी स्कूल में उनको बहुत बड़ी पोजीशन दी हुई है। वो दलित लीडर है, इंडिया से आए हैं, और वो अपने आप को ब्लैक कहते हैं ये जो दलित ब्लैक भाई भाई, वो कह रहे हैं कि जो दलित है और ब्लैक है ये जुड़े हुए हैं, इनका ये एक ही लोग है, और जो बाकी जो ब्राह्मण है और वाइट हैं, ब्राह्मण को तो कह रहे हैं तुम लोग तो वाइट ही हो। तो ये ऐसे उन्होंने बना रखी बात। और ये उनके साथ जुड़े हुए एक सौंदर्या राजन, एक लेडी है न्यूयॉर्क में, वो उसकी कंपनी है, उसका नाम है इक्वालिटी लैब्स, ये उसका नाम है, एक एनजीओ है। अब उन्होंने मिलकर कहा है कि हमने एक सेंसस किया, हमने सर्वे किया अमेरिका में कि जो लोग इंडिया से आते हैं वो किस कास्ट के हैं, कौन मैनेजर है, कौन नीचे है, ऊपर है। अब ये लोगों ने कहा कि ये गलत सर्वे किया ही नहीं उन्होंने, ये गलत झूठा मोटा सर्वे है, झूठी मूठी रिपोर्ट निकाली। इसका काफी लोगों ने इसके ऊपर अटैक किया कि ये रिपोर्ट झूठी है, लेकिन क्योंकि वो हार्वर्ड से जुड़े हुए हैं, उनका नाम ऐसा है कि हार्वर्ड की सपोर्ट है, उस रिपोर्ट को सपोर्ट करके वॉशिंगटन पोस्ट ने आर्टिकल लिखा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने आर्टिकल लिखा, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आर्टिकल लिखा, बीबीसी ने लिखा, सारे अमेरिकन मीडिया ने उसको सपोर्ट किया। ये बातें ओपरा विनफ्री के शो में आई। ये एक पुस्तक लिखी कि कास्ट और रेसिज्म एक ही चीज होती है। ये एक लेडी ने पुस्तक लिखी, एक ब्लैक लेडी ने पुस्तक लिखी, उसको इंडिया भेजा। वो अंबेडकर के लोगों के साथ मिलकर रिसर्च किया उसने और पुस्तक लिखी, और ये पुस्तक है न्यूयॉर्क टाइम्स नंबर 1 बेस्ट सेलर। अब ऐसी उन्होंने बात फैलाई कि ये जो इसके अनुसार जो अमेरिका में एनआरआई लोग आते हैं, जैसे हम हैं, ऐसे लोग आते हैं, वो कास्ट वाले लोग हैं, अपर कास्ट के लोग हैं, लोअर कास्ट को दबाया है, वो रेसिस्ट लोग हैं, इनको नहीं आना चाहिए, इनके ऊपर निगाह रखनी चाहिए, एफबीआई को इनके ऊपर निगाह रखनी चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अब ये बातें शुरू हो रही हैं क्योंकि इंडिया के ही लोग हार्वर्ड ने पाले हैं, वो ही यहाँ पर सांप हैं, और इन सांपों को खाने पीने का और फंडिंग देने का हमारे ही बिलियनियर पैसा दे रहे हैं। ये शर्म की बात है। जी, तभी से शायद आपने एक बहुत ही ब्यूटीफुल टर्म यूज किया हुआ है अपनी बुक में, विच इज कॉल्ड एम्पायर्स। समबडी हु कंट्रोल्स द एम्पायर्स ऑफ माइंड विल कंट्रोल द एम्पायर्स ऑफ इंडिया। तो ये लोग माइंड को कंट्रोल करके वहां पर ट्रेन करके वापस भेज के हमारे देश को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ देखिए, विंस्टन चर्चिल जो इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था और इंडिया के बारे में खूब दबाकर इंडिया को रखता था, जब ब्रिटिश एम्पायर खत्म हो रहा था वर्ल्ड वॉर के बाद, इंडिया को आजादी मिल रही थी, तो वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गया और एक बहुत फेमस उसने लेक्चर दिया स्टूडेंट्स के सामने। वो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसने कोटेशन उसके बारे, वहां से हमने कोटेशन निकाली। उसने कहा, द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड। मतलब जो मन में एम्पायर है, जो राज कर रहा है आपके ऊपर, मन में आपकी जो निगाह है, आपकी जो दृष्टि है, जिस तरह जो आपकी सोच है,
उसके उसमें आप कॉलोनाइज्ड हो तो वही वैसे ही लोग वैसी बात हो जाएगी। मतलब जो मन का एम्पायर है, जिसका जो मन का राजा है, मन में जो राज कर रहा है, आपके मन में जो राज कर रहा है, उसी का राज होगा। सो ये मतलब आपको मन में, एजुकेशन में, मीडिया में ये जो चीजें हो रही हैं, इनका इनका अपने राजनीति पर बहुत असर पड़ता है। तो ये हार्वर्ड को ये सिखाया गया विंस्टन चर्चिल ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। अब हार्वर्ड ये काम कर रहा है। जी, अपने आप को सेवियर ऑफ अंडर क्लासेस बताते हैं हार्वर्ड। जी और जी सर, ये अपने विक्टिमहुड को, चाहे वो मैं सबकी बात नहीं करूंगी, पर चाहे ब्लैक्स हो गए, दलित्स हो गए, या कई और टाइप के लोग हैं, विमेन हो गया, फेमिनिज्म हो गया, ये सब वेपनाइज कर रहे हैं अपने विक्टिमहुड को, वेपनाइजिंग विक्टिमहुड। जी सर। ये है कि इनको वेपनाइज करके एंटी इंडिया बनाया जा रहा है बहुत जल्दी से। और ये मेरे को, अब मैं इंडिया आने वाला हूँ, अगले 2 हफ्तों में इंडिया आऊंगा, 1.5 महीने के लिए लेक्चर होंगे काफ़ी जगह, 6 शहरों में जा रहा हूँ, लेक्चर होंगे, 25 लेक्चर हो चुके, मतलब ऑर्गेनाइज हो चुके हैं, बुक लॉन्चेस होंगी, सब कुछ होगा। तो वहाँ पर ये लोगों को अभी तक समझ नहीं आई कि ये बात क्यों हो रही है, बीजेपी पर अटैक। ये मतलब मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट, जो प्राइम मिनिस्टर जो भी है, उसके ऊपर ऐसे अटैक क्यों किया जा रहा है, बेवकूफ़ी से ऐसे यूजलेस बातें निकाल कर। बीबीसी निकाल रहा है, अमेरिका में वाशिंगटन पोस्ट वाले निकाल रहे हैं, अब अमेजोन वाले कर रहे हैं, ये कभी इंडस्ट्री अडानी के अगेंस्ट अटैक हो रहा है। अब अडानी के लिए क्यों अटैक हो रहा है? चाहे अडवाणी सच्चा है झूठा है, ये इसकी बात नहीं, चाहे झूठा ही हो, क्या पता झूठा ही हो, मुझे क्या पता, मैं तो कोई ऑडिटर हूं नहीं, मेरे को तो इन्वेस्टिगेट किया नहीं, मैंने तो इसको इन्वेस्टिगेट किया नहीं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन हो भी सकता है कि जो अडानी है वो गलत आदमी है, हो सकता है, लेकिन ये लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। इनका मतलब ये नहीं है कि इंडिया को हम भला कर रहे हैं, इंडिया में ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, उनकी इंडस्ट्री ठीक हो जाएगी, वो उसकी बात नहीं है। वो तो इंडियन इकोनॉमी को गिराना चाहते हैं। वो अडानी को क्यों कर रहे हैं, रिलायंस को क्यों नहीं कर रहे, महिंद्रा को क्यों नहीं कर रहे, टाटा को क्यों नहीं करे? क्योंकि उन लोगों ने हार्वर्ड जैसे लोगों को फंडिंग दे रखी है, एक तरह की रिश्वत मांगी है। अब ये जो रिलायंस है, कई लोगों को मालूम नहीं कि जो अमेरिका में एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में सबसे माना हुआ एंटी हिंदू है, हिंदू फोबिक है, एंटी इंडिया है, एक प्रोफेसर है, उसके बारे में हमने काफी कुछ लिखा भी है। वो प्रोफेसर की फंडिंग रिलायंस दे रही है। उसका जो जॉब है, उसका जो प्रोफेसरशिप है, उसका नाम है रिलायंस धीरूभाई अंबानी प्रोफेसर। उसका टाइटल है रिलायंस धीरूभाई अंबानी प्रोफेसर। अपनी कंपनी का भी नाम दिया हुआ है, अपने पिता का भी नाम दिया हुआ है, उसको टाइटल दे किया है, और काफी पैसा देकर उसको चढ़ाया हुआ है। क्यों चढ़ाया हुआ है? रिलायंस वाले उसको क्यों चढ़ा रहे हैं? अब देखिए, रिलायंस ने उनको पैसा दिया, अब वो रिलायंस की निंदा नहीं करते, एक तरह के आप समझिए ना, रिश्वत ही होगी ना। अब जो इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने हार्वर्ड को पैसा दिया, लेफ्ट विंग वाले हायर किए गए, लेफ्ट विंग वालों को वहां नौकरी मिल रही है। जो इंडिया के कैपिटलिस्ट हैं, जो बहुत बड़े बड़े बिलियनर हैं, उनके पैसे से अमेरिका में लेफ्ट विंग को जॉब मिल रही है, प्रोफेसर। और जो रिलायंस है, उनके पैसे से स्टैनफोर्ड में जो नंबर 1 ऐसा आदमी है, उसको जॉब मिली हुई है। ठीक है, अब ये लोगों को जॉब मिली हुई है ताकि वो लोग चुप रहें। अब जिसको महिंद्रा ने पैसा दिया है, जो वहां पर डायरेक्टर है महिंद्रा सेंटर का, या जिसको पीरामल ने पैसा दिया है हार्वर्ड में, या जिसको लक्ष्मी मित्तल ने पैसा दिया, जो लक्ष्मी मित्तल सेंटर का डायरेक्टर है, अब वो उनकी निंदा तो नहीं करेगा ना। अडानी ने ऐसा फंडिंग नहीं दी, अडानी ने ऐसी फंडिंग नहीं दी अभी तक। अब हम चाहते हैं वो ना दे फंडिंग। हम चाहते हैं कि अब वो लोग, जो अमेरिका वाले लोग हैं, वो वहां एक तरफ से तो उसकी निंदा कर लें, उसको अटैक कर लें, अब दूसरी तरफ से हार्वर्ड जैसे लोग चुप चुप के जाके कह रहे हैं कि देखिए, हमको आप फंडिंग दे दी, हम चुप करवा देंगे सारा कुछ। अब ये तो गलत बात है ना, ये तो डिवाइड एंड रूल की बात होगी ना। ऐसे ही तो ईस्ट इंडिया कंपनी काम करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक आदमी जाता था, वो उनकी लड़ाई वड़ाई करके उनको निकालने की कोशिश करता राज्य को। दूसरा आदमी जाता था, कहता नहीं मैं उनको ठीक करवा दूंगा, आप मुझे सपोर्ट कर दो, ये वो करो। अब ये जो हमारे बेवकूफ राजा हैं, वो उसके लिए उसमें फंस गए, उस जाल में फंस गए। अब ये सब सांप हैं,
अब ये जो अब हमारे जो बिलियनर हैं उनको ऐसे सांपों को खाना पीना नहीं देना चाहिए, ऐसे सांपों को एक्सपोज करना चाहिए, उनके उनके अगेंस्ट लड़ाई करनी चाहिए। अब हम ये सारा कुछ रिसर्च कर रहे हैं, हमको कोई सपोर्ट नहीं मिली, ना गवर्नमेंट से मिली, ना कोई इंडिया के थिंक टैंक ने सपोर्ट दी, ना इंडिया के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बिजनेसमैन ने सपोर्ट दी। अब मैं बॉम्बे जा रहा हूं मार्च 8 से लेके 12 तारीख, 8 और 12 तारीख मार्च में 5 दिन के लिए मैं बॉम्बे हूं। अब हमने कितने इवेंट किए हैं वहां पर, हमने इनवाइट किया है, महिंद्रा को इनवाइट किया है, पीरामल को इनवाइट किया है, ये वो सबको इनवाइट किया, कोई नहीं आ रहा। वो आना नहीं चाहते, वो देखना नहीं चाहते, वो बातचीत नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? अब ये भी पूछना चाहिए ना कि जो इंडिया के बिलियनियर हैं उन्होंने इंडिया से पैसा कमाया और हार्वर्ड को पैसा दिया लेफ्ट विंग वालों को, और वो जो लेफ्ट विंग वाले हैं वो इंडिया पर अटैक कर रहे हैं, और ये जो बिलियनियर हैं इनको हमने एक्सपोज किया, पुस्तक लिखी, उसमें सारी डिटेल लिखी, और हम उनसे बैठकर बातचीत करना चाहते हैं, आराम से बातचीत करना चाहते हैं। हम उनको कोई अक्यूज नहीं कर रहे, सिर्फ बातचीत तो करना चाहते हैं ना। वो क्यों नहीं आ रहे, वो आगे क्यों नहीं आ रहे? जी, सब बिल्कुल सही पॉइंट है। सर इसी में आपने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसा नहीं लगता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ये ऑब्जेक्टिव लेके चल रही है? आपने इनफैक्ट ये मेंशन भी किया हुआ है, अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। हार्वर्ड वही कर रही है अभी, बिल्कुल। तो देखिए, अंग्रेजों के जमाने में ये काम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी करती थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सबसे माने हुए इंडिया के रिसर्च वाले थे, उनको इंडोलॉजिस्ट कहा जाता था, ओरिएंटलिस्ट कहा जाता था। वो संस्कृत भी सीखते थे, तमिल भी सीखते थे, बड़ी इंडिया की भाषाएं, इंडिया के सारे ये जितने भी हमारे शास्त्र हैं उनको पढ़ते थे, राजनीति के बारे में पढ़ते थे, धर्मशास्त्र पढ़ते थे, महाभारत पढ़ते थे, सब कुछ पढ़ते थे, ये लोग सिखाते भी थे। और ये जो हमारे देश में हर स्टेट की जो भाषा है उसके बारे में जान करती थी। सोशियोलॉजिस्ट थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, वो सारी सोसाइटी की रिसर्च करते थे। वो एक तरह का थिंक टैंक था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वो ये लोग एडवाइस करते थे, और क्वीन विक्टोरिया जो थी एम्प्रेस ऑफ इंडिया बन गई, उसको एडवाइस करते, उसको सलाह देते थे। ये लोग कंसल्टेंट थे, ये लोग गवर्नमेंट में नहीं थे, कुछ तो थे भी गवर्नमेंट में, कुछ गवर्नमेंट में नहीं थे, पर ये एडवाइजर थे, ये तो उनके थिंक टैंक थे। ऑक्सफोर्ड का काम ये था। अब ये हार्वर्ड का काम है, अब ये हार्वर्ड का काम है, तो ये तो बातें हमको आनी चाहिए। और अभी भी हमारी गवर्नमेंट इंडिया आईएएस ऑफिसर्स, आईएफएस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग के लिए हार्वर्ड भेजती है। अभी हमने कुछ ही दिन पहले, एक दो महीने पहले हार्वर्ड में एक कॉन्फ्रेंस की। वहां पर कितने लोग आए ये बात सुनने के लिए, और इंडियन एक आईएएस ऑफिसर वहां पर आया हुआ है, गवर्नमेंट ने हार्वर्ड को फीस दी है उसको ट्रेनिंग करने के लिए। वो खुद ही बोल रहा है कि मेरी क्लास में जब भी इंडिया के बारे में बात होती है, जब मैं इंडिया के बारे में कुछ अच्छी बात कहूं तो लोग चुप हो जाते हैं, मेरी बात नहीं सुनना चाहते, और जो स्टूडेंट वहां पर इंडिया के अगेंस्ट बोलता है उसकी बात मानी जाती है। जब लोग हाथ उठाते हैं, जो इंडिया के अगेंस्ट है उसका हाथ, उसको कहते हैं आप बताइए, और जो इंडिया के फेवरेट है उसको चुप बैठाते रहते हैं। ये कैमरा पर एक आईएएस ऑफिसर ने कहा है, ये इसका वीडियो भी हम निकाल रहे हैं। तो ये बातें हो रही हैं। अब ये इंडिया की जो गवर्नमेंट है अंधी है, क्या बात है। अभी उन्होंने नई पॉलिसी अनाउंस की है पिछले 2-4 हफ्तों में, जहां पर ये कहा है, एचआरडी मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज हैं, ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज हैं इस तरह की, ये इंडिया आके पूरी यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं। अब ये तो बहुत ही गलत बात है। अब इसका मतलब जो सांपों का घोंसला है वो अब इंडिया में आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि जो स्टेम एजुकेशन है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, ये जो चीजें हैं इनमें तो होना चाहिए, क्योंकि इनमें इंडिया सीख सकती है, इनमें आइडियोलॉजी का कुछ वास्ता नहीं है। लेकिन जो ह्यूमैनिटीज है, सोशल साइंसेज है, लिबरल आर्ट्स है, वो अमेरिका से लाना खतरे की बात है। वो हमको वैदिक लिबरल आर्ट्स बनानी चाहिए। अब हम 20 साल से बोल रहे हैं वैदिक लिबरल आर्ट्स, उसके बारे में हमने काफी कुछ काम किया है, उसको कोई सपोर्ट नहीं हमको मिली। हमने कितनी बार प्रेजेंटेशन दी है, पावर पॉइंट्स दिए, रिपोर्ट्स दिए हैं कि ये वैदिक लिबरल आर्ट्स को आगे डालना चाहिए। हमको कुछ सपोर्ट दे, हमारे पास स्कॉलर्स हैं, सब कुछ है, हम बना सकते हैं, हम पुस्तकें निकाल सकते हैं, हम करिकुलम बना सकते हैं, हम काफी कुछ बना सकते हैं वैदिक लिबरल आर्ट्स के बारे में। लेकिन लोग बातचीत तो करते रहते हैं। हमारा जो वर्ड है वैदिक लिबरल आर्ट्स, ये अब काफी पॉपुलर हो गया, बहुत सारे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन काम नहीं कर रहे, सिर्फ बातें कर रहे हैं। और जो हम काम करने वाले हैं, क्योंकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हम निकालते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, बहुत कुछ करते हैं, हमको कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रही।
सर एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट था बुक के अंदर जिसमें जो मुझे समझ में आया, ये ब्राह्मणिज्म मतलब अपने पूरे कॉलोनियल पास्ट की जो हिस्ट्री है, जो सिंस है, उसका ठीकरा ये ब्राह्मण्स के सर पर फोड़ना चाहते हैं बाय कंपेयरिंग ब्राह्मण्स और बाल्टरिज्म जो टर्म यूज किया गया है, मतलब कॉलोनियल पास्ट से ध्यान हटाकर सारी चीजें अब ब्राह्मण्स के ऊपर लेकर आना चाहते हैं। जी, तो ये तो बहुत पुरानी बात है। ये तो मकॉले ने कहा था कि संस्कृत को निकाल के इंग्लिश होना चाहिए, और ये उस जमाने से उनको मालूम था कि यदि संस्कृत को तोड़ा जाए तो ब्राह्मण को भी साइड में कर देंगे, क्योंकि वो टीचर थे, और ब्राह्मण को नई नौकरी देंगे, इंडियन सिविल सर्विस में नौकरी दे देंगे। उनको अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी, संस्कृत को बंद करके अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी, फिर उनको इंडियन सिविल सर्विस में जॉब मिल जाएगी। और खूब सारे ब्राह्मण जो थे वो इंडियन सिविल सर्विस में बाबू बन गए। इंडियन सिविल सर्विस में ब्राह्मण ज्यादातर थे, उनको ताकि वो संस्कृत वंस्कृत मत पढ़ाएं, पाठशालाएं बंद करके अंग्रेजों की गुलामी में लग जाए। ये काम हुआ था। ये है, तो ये तो बहुत पुरानी बात है, 200 साल से चलती जा रही है कि ब्राह्मण को तोड़ो, क्षत्रिय को तोड़ो, वैश्य को तोड़ो। अब जो वैश्य को तोड़ने की बात है अडानी, जो क्षत्रिय को तोड़ने की बात है वो गवर्नमेंट वाले लोग जो हैं जैसे मोदी, और जो ब्राह्मण को तोड़ने वाली बात है वो है इनके ऊपर अत्याचार करो, उनको कहो कि अब आईटी में चले गए हैं, ये कंप्यूटर साइंस में चले गए हैं, जहां भी ये ब्राह्मण लोग चले जाते हैं उनको तोड़ो। सो ये भारत को तोड़ने का षड्यंत्र है। जी सर, आखिरी क्वेश्चन, हमारी चीजें, एक आपने टर्म सुनी होगी क्रिश्चियन योगा, क्रिश्चियन भरतनाट्यम, कैसे देखते हैं आप इसे? तो ये देखिए ये देखिए, हमारे लोग इतने बेवकूफ हैं, वो कह रहे हैं ये आदमी अमेरिकन आया है, हमारा बारी बहुत प्रसन्ना कर रहा है, इसको संस्कृत भी थोड़ी बहुत ही आती है, मंत्र बोलता है, साधु बन के आ रहा है, ये धोती डालता है, तिलक है, सब कुछ है, बड़ा अच्छा आदमी है, ये योग भी करता है, ये एक लेडी आई है, ये भरतनाट्यम भी करती है। उनको ये नहीं मालूम कि आपके सामने तो आपकी ऐसी खूब खुशामद कर रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं, लेकिन अमेरिका में आकर जो वो सिखा रहे हैं वो आपके योग को क्रिश्चियनिटी के साथ जोड़कर सिखा रहे हैं, और हिंदू धर्म के अगेंस्ट बोल रहे हैं, उसके विरुद्ध बोल रहे हैं। जो भरतनाट्यम है वो क्रिश्चियन नाट्यम बन गया, उसमें जीसस और मेरी की कहानी बताई जा रही है। हाँ, राम की नहीं बताई जा रही, कृष्ण राधा की नहीं बताई जा रही, वो जीसस और मेरी की कहानी आपके नाटक के साथ, आपके कपड़े डाले हुए हैं, आपकी ज्वेलरी डाली हुई है, आपके गहने, जो ग्रामर है, स्टाइल है, तबला चबला सब म्यूजिक, ये सब बिल्कुल भारतीय है, लेकिन जो कहानी है, जो नैरेटिव है, वो क्रिश्चियन हो गया है। अब ये बात जो हो रही है हमारे लोगों को, हमने 25-30 साल से हम बोली जा रहे हैं, उनको अभी तक इसके बारे में समझ नहीं आई। कुछ हैं जो मीडिया में इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो जो ऐसी बातचीत हमारे जो हमने कहा है वो भी कहना शुरू कर दिया उन्होंने, लेकिन इस पर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं बनी, कोई एजुकेशन की पॉलिसी नहीं बनी, कोई जो साहित्य अकेडमी वाले हैं उनकी पॉलिसी नहीं बनी इसके बारे में। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी ऐसी चीज़ों को फंडिंग देते आ रहे हैं, उनको भी मालूम नहीं, वो भी कंफ्यूज आदमी है। तो ये भारत में जो प्रॉब्लम हो रही है भारत के विरुद्ध, भारत के अगेंस्ट, ये इंडिया वाले ही लोग अब कर रहे हैं। जी सर, इसी चीज को आपने शायद 2 टर्म्स में डिफाइन किया हुआ है, पहले डेनिग्रेट करना हमारी चीजों को और फिर डाइजेस्ट कर लेना। जी, डेनिग्रेशन देन डाइजेशन, मतलब पहले डेनिग्रेट होता है कि निंदा करो, अटैक करो, कि आपकी जो योग है उसमें कास्ट है, आपकी जो भरतनाट्यम है उसमें कास्ट है, ये वो है, ये जो आपकी देवदासी थी वो स्लेव्स थी, वो क्या था, ये वो था, ऐसे सब बोलेंगे, निंदा करेंगे, अटैक करेंगे। और जो उसमें खूबियां हैं योग में, डांस में, मेडिटेशन में, जो कुछ भी हमारे मंत्रों में जो कुछ भी है, उसको वो निकाल के अपनी संस्कृति में डालते जा रहे हैं। वो कहते जा रहे हैं कि ये जो चीजें हैं ये हमारी संस्कृति की हैं, ये भारत की चीजें नहीं है। हम कहते हैं नहीं, आपने भारत से ही चोरी की है, वो कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, नहीं चोरी वोरी नहीं की। एक तरफ से तो वो हमारी निंदा कर रहे हैं, दूसरी तरफ से हमारी चोरी कर रहे हैं। ये हमने 25-30 साल से हम कहते जा रहे हैं। इसको हम कह रहे हैं थ्योरी ऑफ डाइजेशन। इसके बारे में हम 10 वॉल्यूम निकाल रहे हैं, थ्योरी ऑफ डाइजेशन के बारे में। डांस में क्या हो रहा है, योग में क्या हो रहा है, भाषा में क्या हो रहा है, मैथमेटिक्स में क्या हो रहा है, मेडिसिन में क्या हो रहा है, ये ऐसे हर डिपार्टमेंट में, हर सब्जेक्ट में कैसे डाइजेशन चलती जा रही है पिछले 200-300 साल से। जी, उसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी, टर्मरिक लैटे
It's a very ठीक, hi-fi thing in Europe nowadays, you know. या It's like coffee. You can have turmeric latte, जो हम रात को हल्दी वाला दूध पीते हैं, अपने व्यूअर्स के लिए बता दूं, ये आजकल थोड़ा सा turmeric latte की तरह पॉपुलराइज किया जा रहा है जी सर. या सर, द कंक्लूडिंग क्वेश्चन, हम नहीं फाइट कर पा रहे हैं हार्वर्ड को. हाउ डिड चाइना मैनेज टू डू इट? चाइना ने इनको कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया है? बहुत बढ़िया. एक तो बात ये कि जो चाइना के बिलियनर हैं वो चाइनीज गवर्नमेंट के साथ मिलकर ही फंडिंग देती है, अलग नहीं फंडिंग देती. कोई ऐसा नहीं कि मैं अपना नाम मेरा नाम मैं महिंद्रा हूं या पीरामल हूं या ऐसे हूं, मेरा नाम बढ़ जाएगा, मैं अपने आप ही कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं. वो सब चाइना के इंडस्ट्रियलिस्ट और चाइना की गवर्नमेंट मिलकर ही ये बात करती है. और जब ये फंडिंग देते हैं वो कहते हैं कि चाइना के विरुद्ध कुछ नहीं बोलना, तिब्बत के बारे में नहीं बोलना, जो यूइगर मुस्लिम है उनके बारे में नहीं बोलना, हांगकांग की जो डेमोक्रेसी मूवमेंट है उसके बारे में नहीं बोलना, ताइवान के बारे में नहीं, आपको बोलना को अलाउड नहीं है. आपको कोई भी हमारी चाइनीज सोसाइटी है उसमें कोई डेमोक्रेसी के बारे में या ह्यूमन राइट सोशल जस्टिस के बारे में कुछ भी बोलना आपको अलाउड है ही नहीं. आप सिर्फ साइंस टेक्नोलॉजी करें, इंजीनियरिंग करें, मेडिसिन करें, इन चीज़ों के बारे में आप हम सिखा सकते हैं. और इन चीज़ों के ये चीज़ें सीखने के लिए हम अपने स्टूडेंट भेजेंगे, वो पीएचडी करेंगे, ये सारा नॉलेज लेकर वापस आ जाएंगे, हमारा कंट्री का फ़ायदा होगा और हम इसलिए आपको फंडिंग देंगे. लेकिन आपसे हम आप चाइनीज़ का इतिहास नहीं सीखना चाहते, हम चाइनीज़ की फ़िलॉसफी नहीं सीखना चाहते, चाइनीज़ की पॉलिटिकल थॉट के बारे में नहीं करना चाहते. सो जो चाइनीज़ फंडिंग है वो एक तरह की ऐसी फंडिंग है जिससे चाइना को फ़ायदा होगा. जो इंडियन वाले लोग फंडिंग करते हैं वो ऐसी फंडिंग है जिससे इंडिया का नुकसान होगा. चाइनीज स्टूडेंट 99% जो हैं वो कोई चाइनीज हिस्ट्री विस्ट्री नहीं पढ़ते हार्वर्ड जाके, वो सिर्फ साइंस टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेमीकंडक्टर ये चीजें पढ़ के वापस आ जाते हैं. इंडिया के जो हैं, इंडिया के वाले कोई इंडिया गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं. इंडिया गवर्नमेंट वाले जो वहाँ पर लाखों लोग भेजती है, वो काफी लोग पैसा भी भेजते हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए, और जो वापस आते हैं ब्रेन वॉश होके आ जाते हैं. ये गलत बात है. अब इससे भी और बड़ी गलत बात ये है कि अमेरिकन और ब्रिटिश और बाकी यूनिवर्सिटीज जो है, यूरोपियन यूनिवर्सिटीज हैं, ऐसी यूनिवर्सिटीज को अब इंडिया में लाया जा रहा है. ये और भी गलत बात है. उसी पैसे से इंडिया में अपनी यूनिवर्सिटीज को ऊपर करना चाहिए, अपनी यूनिवर्सिटीज को, ताकि अपनी कल्चर सिखाएं, ये करना चाहिए. लेकिन उल्टी बात हो रही है. वो गलत लोग जो हमारे अगेंस्ट हैं, जो सांपों को पाल रहे हैं, उन सांपों के घोंसलों को अब इंडिया में इनवाइट किया जा रहा है. अब सरकारी लोग वहां जाके रिबन कटिंग करेंगे, सांपों का घोंसला हमारे घर ही बन रहा है. इसका मतलब जो सांप हैं पहले तो किसी और जगह पैदा होते थे, उनको ट्रेनिंग मिलती थी और हमारे घर भेजा जाता था. अब हमने उनको इनवाइट किया कि हमारे घर ही आके आप अपना घोंसला शुरू कर दो. ये तो बेवकूफ़ी की निशानी है. Thank you so much. Would you like to add anything on the concluding note, sir? नहीं, मेरे को आपके जो प्रश्न है बहुत अच्छे प्रश्न है. तो आपसे बातचीत करके बहुत अच्छी बात है. तो मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप जाएं rajivmalhotra.com, वहां पर हमारी सारी पुस्तकें आप खरीद सकते हैं. यदि आप किसी और देश में हैं तो आप किंडल खरीद सकते हैं. कई पुस्तकों का तो हिंदी में भी ट्रांसलेशन है हमारे पास. एक तो है विभिन्नता, एक है ये ब्रेकिंग इंडिया जो है ये बारे में, इसके बारे में है. 2-3 पुस्तकें तो हिंदी में भी हैं. इंग्लिश में जो है मेरी 9-10 पुस्तकें और भी निकलने वाली हैं. इस बार हम इंडिया जा रहे हैं, 4 और पुस्तकें का लॉन्च करेंगे. यदि आप मेरे को ट्विटर में फॉलो करो तो जो भी हमारा इंडिया में प्रोग्राम है, कहाँ हमारी लेक्चर होगी, क्या होगा, वो हम बताते जा रहे हैं. राजीव मैसेज @राजीव मैसेज RAJIVMESSAGE, वहां पर आप ट्विटर में फॉलो करो तो जो कुछ भी है वहां पर हम बताते जा रहे हैं. और जो हमारे यूट्यूब चैनल है जहां पर हम हर हफ्ते 1-2 चीजें निकाल रहे हैं, वो है इन्फिनिटी फाउंडेशन ऑफिशियल इंपॉर्टेंट है, या राजीव मल्होत्रा ऑफिशियल. वो चैनल जो है हमारे यूट्यूब, वहां पर हम काफी कुछ वीडियोस भी लगाते जा रहे हैं. आप हमारी पुस्तकें पढ़ें, आप हमारे जो वहाँ टॉक्स हैं, इवेंट्स हैं, लेक्चर हैं, कॉन्फ्रेंसेज हैं, वहाँ पर आप आएँ, मिलकर अच्छा रहेगा. और हमारे यूट्यूब भी चैनल देख सकते हैं. नमस्ते जी. थैंक यू सो मच सर. और सर ने जितने भी लिंक्स की बात की मैं सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिससे आप लोगों को आसानी हो वहां से क्लिक करके कनेक्ट करने में. और इट इज रियली अ मस्ट रीड. अगर आप भारत के लिए वरी करते हैं, सोचते हैं, चाहे अभी इंग्लिश मीडियम में है वो बुक, अगर आप थोड़े टाइम में हिंदी मीडियम में भी आने वाली है, स्नेक्स इन गंगा, जरूर पढ़िए. मैं कहती हूँ अगर आप पूरा 800 पेज नहीं पढ़ सकते हैं तो हर चैप्टर के सामने में एक इंट्रोडक्शन है, आई वुड से समरी है, प्लीज वो जरूर पढ़िए. बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि कैसे चक्रव्यूह रचा गया है हमारे आसपास. चक्रव्यूह है ये. सो इससे निकलना भारत के लिए बहुत जरूरी है.
कि भारत तरक्की कर सके। थैंक यू वंस अगेन सर फॉर कमिंग फॉर द शो। और जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी ऑल्टरनेट मीडिया, राजीव सर का इन्फिनिटी फाउंडेशन चैनल। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हम लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारी मेहनत सपोर्ट करना चाहते हैं, तो सर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे लिंक्स दिए हुए हैं और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सभी लिंक्स दिए हुए हैं। प्लीज इसको पुष्पम पदम कहते हैं, सपोर्ट अस, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड सपोर्ट us so that we can bring quality content for the audience. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सर। नमस्ते जी।